Hello students, welcome to the exam counselor. I am your teacher Ikra. Today we're gonna practice MCQs of specialization. एक्चुअली ये हमारा जो फुल मॉक टेस्ट था 60 क्वेश्चंस वाला हमारी एप्लीकेशन पे जो आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तो हम उन्हें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग भी इस मॉक टेस्ट को, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी एप्लीकेशन पे, अगर आप भी इसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी मिलेंगे जो सोशियोलॉजी कंपोनेंट के हैं, MCQs हैं, आप उन्हें भी परचेज़ करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है ना हमारे 60 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट मॉक टेस्ट था ये हमारा। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चंस है। तो इसके जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है ना वो हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आपने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जो या फिर ये क्वेश्चन हो गया फुल फॉर्म ऑफ MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बोथ A एंड B। ये जो है ना फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमारे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 के आगे देखते हैं। ठीक है, 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ सोसाइटी। इनमें से एक सोसाइटी कैसे बेस्ट डिफाइन होती है। ठीक है, इज इट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन जियोग्राफिकल लोकेशन, an organized group of individuals with similar interests or goals, a social group characterized by hierarchical structure and formal roles, या फिर a large group of people sharing a common culture, norms and values। यस, ट्राई टू आंसर। देखो इस टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक है, आपको ये सारे आ जाने चाहिए। आप अपने हिसाब से इनको आंसर करें पहले, उसके बाद आंसर देखिए। ठीक है, देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना, ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, काफ़ी कम टाइम बच गया आपके एग्जाम्स में, सो यू मस्ट बी नोइंग ऑल द क्वेश्चंस, है ना। इट इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ आपको आंसर्स पता होने चाहिए। तो आपका जितना भी स्कोर होगा आप उसे हमें बताएंगे। ठीक है, आज हम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उन 20 क्वेश्चंस का आप हमें स्कोर बताएंगे कि आप कितने अटेम्प्ट कर चुके हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द आंसर? यस, द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अ सोशल ग्रुप करेक्टराइज्ड बाय हायरार्कल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल रोल्स, है ना। सोसाइटी की बात हो रही है। देखो कॉमन जियोग्राफिकल लोकेशन हमें पता है कम्युनिटी में होता है, सिमिलर इंटरेस्ट गोल्स एसोसिएशन में होता है ना, या फिर कॉमन कल्चर है, नॉर्म्स है, कास्ट्स में होता है। तो हमें पता है एक सोसाइटी क्या होती है जहाँ पे एक हायरार्कल स्ट्रक्चर होता है और कुछ फॉर्मल रोल्स होते हैं सबके, है ना। कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विश अ कम्युनिटी फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप्स। एक कम्युनिटी कैसे डिस्टिंग्विश होती है दूसरे सोशल ग्रुप से। कम्युनिटीज़ आर ऑलवेज जियोग्राफिकली बाउंड, कम्युनिटीज़ हैव फॉर्मल लीडरशिप स्ट्रक्चर्स, कम्युनिटीज़ आर बेस्ड सोलली ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, या फिर कम्युनिटीज शेयर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट। यस, try to answer. I hope you must have answered till now. It's one of the easy questions, है ना, बिल्कुल बेसिक है। So the answer is option D, that is community share a sense of identity and mutual support, है ना। हमने पढ़ा था ना, वी फीलिंग होती है एक कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एसोसिएशन। एक एसोसिएशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। It refers to a group of individuals living in close proximity. It is formal organization formed for specific purposes or activities. It is synonymous with the term community, या फिर it refers to a group of individuals sharing cultural norms and values। देखो हमें पता है एक एसोसिएशन तभी बनती है जब कोई स्पेशल काम हो, कोई बेसिक रोल हो उनका, जिसके लिए वो सब लोग आपस में एक साथ आते हैं वो काम करने के लिए, है ना। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज it is formal organization formed for specific purposes or activities. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी? एक सोसाइटी का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इनमें से? इट इज़ ऑलवेज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। जी नहीं, स्मॉल क्यों होगा, एक सोसाइटी सबसे बड़ी भी हो, इंडियन सोसाइटी इतनी बड़ी है, हम इसमें बिल्कुल कोर पे भी आ सकते हैं, छोटी सी सोसाइटी भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी भी देख सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हमेशा छोटा ग्रुप ही हो। इट लैक्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल गलत है, हमने पढ़ा है कि सोसाइटी में फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, तो इट इज़ रॉन्ग। देन इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ डिग्री ऑफ सोशल कोहिजन एंड इंटरडिपेंडेंस, या फिर इट एक्सक्लूड्स कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो एक्सक्लूड तो नहीं होगा, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है एक सोसाइटी में, है ना, जहाँ पे आप हिंदू देखते हो वहाँ मुस्लिम भी देखते हो, वहाँ आप क्रिश्चियन भी देखते हो, डिफरेंट कल्चर्स देखते हो। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ डिग्री ऑफ सोशल कोहिजन होता है, आपस में इंटरेक्शंस होती है, इंटरडिपेंडेंस होता है, कोई अलग से नहीं रह सकते सारे लोग एक सोसाइटी में, उन्हें आपस में इंटर रिलेट करना पड़ता है ना, इंटरेक्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? देखो स्ट्रैटिफिकेशन हमने पढ़ा है क्या होता है, जब एक हायरार्कल रैंकिंग होती है लोगों की, एक रैंक के हिसाब से, या फिर एक हायरार्की, या फिर जहाँ पे अनइक्वल चीज़ें होती है ना, क्योंकि जब रैंक होगी तो अनइक्वल होगा, किसी के पास कुछ ज़्यादा होगा कुछ कम होगा, तो उस चीज़ को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। सो इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस वी कुड सी दैट ऑप्शन, यस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, है ना, द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। ओके, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को हम बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sociological perspective emphasizes the role of social stratification in maintaining social order and stability? देखो कौन सा हमें पढ़े हैं काफ़ी परस्पेक्टिव सोशियोलॉजी में, है ना, आई मीन सोसाइटी में, तो ऐसा कौन सा सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव है जो एम्फेसाइज करता है किस चीज़ पे, रोल, रोल क्या होता है, देखो रोल किस चीज़ को बोले, मैं बोलूँगी आपको आपका क्या रोल है यहाँ पे, तो रोल हम किस चीज़ को जनरली बोलेंगे, फंक्शन को, है ना, तो जो परस्पेक्टिव हमें रोल दिखाएगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, दैट वुड बी फंक्शनलिज्म। ठीक है, फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव या फिर फंक्शनलिज्म। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू मूव विद इन द सोशल हायरार्की? देखो हमने पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, एक इंसान एक सोशल क्लास से दूसरे सोशल क्लास में मूव कर सकता है, वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है, वो वर्टिकली भी मूव कर सकता है, पढ़ा है ना हमने कि अगर कोई एक क्लास में है वो दूसरे क्लास में मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है ना, तो इस मूवमेंट को हमने क्या बोला था, इसके लिए हमने क्या टर्म यूज़ की थी, हमने टर्म यूज़ की थी सोशल मोबिलिटी, है ना, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, तो वही चीज़ बता रहा है कि जब एबिलिटी होगी इंडिविजुअल की कि वो मूव कर सके सोशल हायरार्की में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ सोशल मोबिलिटी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हाट आर द थ्री डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कौन से तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर? ठीक है, इज इट रेस, एथनिसिटी एंड रिलीजन, इज इट वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज, इज इट एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, और जेंडर, एज एंड मैरिटल स्टेटस? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्स वेबर ने जो दिए थे डायमेंशंस कौन से? यस, इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। उन्होंने कहा कि वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज के बेसिस पे जो है बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है ना, किसी के पास वेल्थ ज़्यादा है वो रिच हो गया, कम है पुअर हो गया, कोई किसी के पास पावर बहुत ज़्यादा है तो वो हर चीज़ कर सकता है अपने हिसाब से, किसी के पास लो है तो वो मजबूर है, वो उसके अंडर है। प्रेस्टीज, कोई हाई क्लास है कोई लो क्लास है ना। So these three terms were, yeah, these three dimensions of social stratification were given by Max Weber. Okay. Question number 19.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा है जो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, आपको पता है सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे कितने हैं, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लॉ है, पॉलिटी, देन इट्स इकोनॉमी, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारी। तो इट इज़ आस्किंग इनमें से कौन है जो नहीं है। इज़ इट एजुकेशन सिस्टम, इज़ इट पॉलिटिकल सिस्टम, इज़ इट इंडिविजुअल बिलीव्स और इज़ इट इकोनॉमिक सिस्टम। देखो हमें पता है एजुकेशन भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है ना, बट इंडिविजुअल बिलीव्स इंस्टीट्यूशन में नहीं आते क्योंकि एक इंसान के हैं। ये पूरा एक सिस्टम है जो हर एक के लिए सेम होता है ना, एजुकेशन सिस्टम हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो। तो इंडिविजुअल बिलीव जो है वो एक इंसान के अपने हैं, एक इंडिविजुअल के हैं, तो वो एक सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते, है ना। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडिविजुअल बिलीव्स। क्वेश्चन नंबर 20, फोकवेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। फोकवेज को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। दीज आर द फॉर्मल लॉज एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, established customs or traditions within a society, religious doctrines practiced by a majority या फिर scientific theories widely accepted by experts। देखो फोकवेज हमें पता है जो कि हम क्या कुछ करते आ रहे हैं पुराने ज़माने से, तो वो हम में एम्बेड होगी चीज़ें, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई, ऐसे करके ये फोकवेज आगे बढ़ते गए, है ना। तो इनको गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लॉ इनमें कोई नहीं चलता, बिकॉज ये फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल होते हैं। रिलीजन का इसके साथ कुछ भी नहीं है, या फिर साइंटिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि ये तो इंसान खुद ही करते आ रहे हैं, इंसान को लगा हाँ ये ठीक है, उस चीज़ को आगे करते गए। कोई चीज़ हमें लगी कि ये गलत है, हमने उसको गलत करार दिया, तो सोसाइटी में एम्बेड हो गई कि हाँ जी ये चीज़ गलत है ना। सो दीज आर द एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस विद इन अ सोसाइटी, है ना, जो हमने खुद एस्टैब्लिश किए, लोगों ने एस्टैब्लिश किए एक सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे ट्रेडिशंस और कस्टम्स। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the universally accepted age for being considered a child? एक चाइल्ड होने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो एज है वो क्या है। इज इट 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स और 14 ईयर्स। यस, द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 16 ईयर्स। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट इज 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन होम। हमने काफ़ी पहले पढ़ा है ऑब्जर्वेशन होम्स चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में। तो एक ऑब्जर्वेशन होम का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या होता है। इज़ इट लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन, इज़ इट टेम्प्रेरी रिसेप्शन एंड केयर, इज़ इट वोकेशनल ट्रेनिंग और लीगल प्रोसिक्यूशन। देखो ऑब्जर्वेशन होम है मतलब वहाँ पे बच्चे को ऑब्जर्व किया जाएगा, है ना। तो इट वुड नॉट बी लॉन्ग टर्म, it would not be for training, it would not be for legal, so it is a temporary reception in के वहाँ पे टेम्प्रेरी बच्चे को रखा जाता है, उसे देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी केयर की जाती है, फिर सोचा जाता है कि आगे हम इसको कहाँ भेजें, रिहेबिलिटेशन में भेजें, किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजें, है ना। तो वहाँ पे सिर्फ टेम्प्रेरीली रिसेप्शन होता है बच्चे का और उसकी केयर होती है। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the age limit mentioned in the CRC for both girls and boys even if they are married or have children। CRC मतलब Convention on Rights of Children। ठीक है, Convention on Child's Rights of Children means CRC। तो CRC के हिसाब से क्या लिमिट है, एज लिमिट मेंशन है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एज चिल्ड्रन। व्हाट इज़ इट, इज़ इट 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स या फिर 14 ईयर्स। यस, देखो यू मस्ट बी नोइंग दीज स्टेटमेंट्स, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें आप कहीं से कोई तुक्का नहीं मार सकते या फिर इसमें आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आपको बस ये फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये कुछ चीज़ें आपको ऐसे एज सच याद करनी पड़ेंगी। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 18 ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CRC इट इज़ 18 ईयर्स। CRC मीन्स कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप डज द अर्ली प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स टारगेट। जो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो किस एज ग्रुप को टारगेट करते हैं। इज़ इट 0 to 3, 3 to 6, 6 to 8 या फिर 8 to 12।
देखो 0 to 3 तो क्या करेगा, बच्चा पैदा होते थोड़ी पढ़ने शुरू हो जाएगा, है ना। प्राइमरी की बात हो रही है तो 3 to 6 होगा, 6 to 8 होगा। देखो 8 to 12 तो नहीं होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 6 to 8 years। ठीक है, 6 to 8 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पालना स्कीम अंडर मिशन शक्ति। पालना स्कीम जो है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्यों लाई गई है स्कीम। विमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, डे केयर फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, या फिर हेल्थ केयर फॉर वुमेन। देखो पालना, अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे ना तो आप इसका आंसर वैसे भी दे सकते हैं। पालना मतलब अगर हम किसी को पालते हैं, बोलते हैं ना हम इसको पाल रहे हैं, किसी बच्चे को पाल रहे हैं, तो पालना मतलब क्या होता है, किसी को पालना, सिंपल। तो अगर पालना स्कीम है तो आप देख सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट का तो कुछ नहीं होगा इसके साथ, या चाइल्ड एजुकेशन का तो कुछ नहीं होगा, हेल्थ केयर का नहीं होगा। इट इज़ सिंपली डे केयर फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स के अगर माएँ है वो काम कर रही है तो उनके बच्चों को पालते हैं हम स्कीम के अंडर, है ना। सिंपली अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें कि हम उनको डे केयर फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि जो वर्किंग मदर्स है वो अपना काम कर सके और उनके बच्चे जो है उनको प्रॉपर केयर मिल सके, है ना। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डे केयर फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम। देखो जम्मू एंड कश्मीर की जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रमोट चाइल्ड मैरिज, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर मैरिजेस इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज, to discourage marriages in the union territory, to support marriage only for families with high income। देखो ये बिल्कुल सिंपल सा है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है स्कीम के, असिस्टेंस बता रहे हैं ना, मैरिज असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब कि हम चाहते हैं मैरिज में हेल्प हो, है ना, असिस्टेंस की बात हो रही है। सो प्रमोट चाइल्ड मैरिज तो नहीं होगा, हम क्यों चाहेंगे प्रमोट करना, या फिर हम डिस्करेज करना क्यों चाहेंगे, या टू सपोर्ट मैरिज ओनली फॉर फैमिलीज। देखो अगर ऑलरेडी हाई इनकम है तो वाई वुड दे नीड अ सपोर्ट, है ना। So it would be to provide financial support for marriages in economically disadvantaged families। अगर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज़ है, पोअर फैमिलीज़ है, पोअर हाउस होल्ड्स है जो शादी को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम लाई गई। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मोड इज़ द फाइनेंशियल असिस्टेंस ट्रांसफ़र टू द बेनिफिशियरी। अब जो इसके अंडर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है स्कीम के अंडर वो किस मोड में दी जाती है। इज़ इट इन कैश, चेक, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, या फिर डिमांड ड्राफ्ट। इज़ इट कैश, इज़ इट चेक, इज़ इट डीबीटी, और इज़ इट डिमांड ड्राफ्ट। सो वी नो द आंसर इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ डीबीटी। यहाँ पे अकाउंट होता है जिनको ज़रूरत होती है असिस्टेंस की, उनके अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, what was the original name of the maternity benefit program before it was renamed as प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसका पहले कुछ और नाम था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया एज PMMVY। ठीक है, सो इट्स आस्किंग कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम क्या था इसका, वाज इट प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, या फिर जननी सुरक्षा योजना, या मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम। यस, try to answer the question. The original name was option B, that is Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana। ठीक है, option B is the right answer. Next question, who implements the PMMVY scheme। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है। इज़ इट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इज़ इट मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इज़ इट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इज़ इट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो ये मैटर्निटी बेनिफिट है विमेन के लिए, है ना, जिन्होंने चाइल्ड बर्थ की हो उनके लिए बेनिफिट्स, या प्रेग्नेंट विमेन के लिए बेनिफिट्स है, तो फिर इसे कौन करेगा, इसे करेगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
क्योंकि जो भी बच्चों के रिलेटेड स्कीम्स होंगी या विमेन के रिलेटेड स्कीम्स होंगी उन्हें मैक्सिमम मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चंस है हमारे पास काफ़ी सारे, उन्हें जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So question number 30 says under which act was the PMMVY scheme brought in 2013? 2013 में इस स्कीम को किस एक्ट के अंदर लाया गया था, किस एक्ट के अंदर, ठीक है। इज इट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इज इट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इज इट राइट टू एजुकेशन एक्ट, या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। देखो यहाँ पे आपको बहुत बारी वाला जो है ना होने वाला है कन्फ्यूजन। आप बिल्कुल ही सीधा चले जाएंगे ऑप्शन ए पे, आप बोलेंगे इज दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बोलेंगे ना, बट क्या है, ये ऑप्शन नहीं है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉमन सेंस पे जाएंगे, राइट टू एजुकेशन भी नहीं हो सकता, जुवेनाइल जस्टिस भी नहीं हो सकता। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है। बिल्कुल आप इसको सही से याद करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। आप बोलेंगे मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल रहे स्कीम के अंदर तो फिर इसी एक्ट के अंदर होगा, बट इट वाज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2013 है, ये भी 2013 है ना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कल जो है हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे इस वाले मॉक टेस्ट के, अभी और काफ़ी क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कुछ भी क्वेरीज हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, खुदा हाफिज़।